हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस देखेंगे जो एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जैसा आप सबको पता होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहले एक सेंटेंस गिवन होगा जो किसी थिंग या किसी इमोशन, किसी थिंग की डिस्क्रिप्शन देगा और हमें चार ऑप्शंस गिवन होंगे जिनमें से हमें एक सिलेक्ट करना है जो उसको अप्रोप्रिएटली डिफाइन करता है। तो हमें फर्स्ट गिवन है एक्सट्रीमली होपलेस और रेस्ट, यानी कोई चीज़ जब कम्प्लीटली होपलेस है, कोई होप नहीं है जहाँ पे, और रेस्ट का भी सिमिलर मीनिंग है, बहुत ख़राब कंडीशन में है। तो उसमें हम उसके लिए कौन सा वर्ड हो सकता है? एबिस्मल, ब्रेजन, कन्वीवियल एंड एमिलियोरेशन। तो देखते हैं। एबिस्मल होता है कोई चीज़ जब ख़राब कंडीशन में होती है, समथिंग विच इज़ होपलेस, जो उसे हम एबिस्मल कहते हैं। वो हो सकता है, एबिस्मल ठीक होना चाहिए, पर हम बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। ब्रेजन क्या होता है? ब्रेजन होता है कि अगर कोई चीज़ कोई बोल्डली कर रहा है, ब्रेजनली कोई रूल ब्रेक कर रहा है, तो हम कोई रूल को जानबूझ के तोड़ रहा है तो हम कहते हैं ब्रेजनली ब्रेक कर रहा है। तो ब्रेजन वहाँ से आया है, तो ब्रेजन उससे सिमिलर नहीं है। कन्वीवियल का मतलब होता है फ्रेंडली, जो जैसे कोई अगर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे कन्वीवियल एनवायरनमेंट है। तो कन्वीवियल यहाँ पे फिट नहीं होगा, होपलेसनेस से कन्वीवियल का कोई रिलेशन नहीं है। एमिलियोरेशन होता है किसी चीज़ को बेटर करना, इम्प्रूव करना। जैसे अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंडीशन है जिसमें कोई सिचुएशन है जिसमें चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉवर्टी है, ठीक है, या एजुकेशन लेवल अगर ख़राब चल रही है, हेल्थ केयर सेक्टर ख़राब है, तो हम कहेंगे कि उसको एमिलियोरेशन की ज़रूरत है। तो वहाँ पे एमिलियोरेशन इम्प्रूवमेंट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। एबिस्मल हमारा आंसर होना चाहिए। अब जब भी हम ऐसे वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं तो सिर्फ उसका एक वर्ड का मीनिंग देखना ही सफिशिएंट नहीं होता। बेटर रहता है अगर हम उसके मीनिंग्स के साथ साथ उससे रिलेटेड सेंटेंसेस भी देखें, ताकि उससे हमें उन वर्ड्स के मीनिंग्स को याद रखने में हेल्प मिलती है और ये भी पता चलता है कि वो वर्ड्स कैसे यूज़ हो पाते हैं सेंटेंसेस में। तो इसलिए हम इन सब वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस भी देखते हैं कौन से हैं। तो जैसे कि हमने अभी देखा, जो कोई चीज़ होपलेस होती है तो हम उसे कहते हैं कि वो एबिस्मल है। द कंडीशन ऑफ द रूरल हेल्थ केयर सेंटर वॉज एबिस्मल। तो जो रूरल हेल्थ केयर सेंटर था उसकी कंडीशन कैसी थी? एबिस्मल। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर था एबिस्मल। पर बाकी वर्ड्स का क्या मीनिंग था? तो ब्रेजन एक एडजेक्टिव है और बोल्ड एंड विदाउट शेम। ब्रेजनली कोई चीज़ कर रहा है तो वो बिना किसी शेम के, बिना किसी रेस्ट्रेंट के वो उस चीज़ को कर रहा है। तो द प्रोटेस्टर ब्रेजनली डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, बिना किसी शेम के उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर दी। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि द चाइल्ड वॉज ब्रेजनली ब्रेकिंग द स्कूल रूल्स, तो वो भी करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट इज कन्वीवियल। कन्वीवियल मीन्स फ्रेंडली। तो द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड अ कन्वीवियल बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू थ्राइव। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो एक कन्वीवियल, एक फ्रेंडली, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है जो बिजनेसेस को बढ़ने में हेल्प करेगा। तो वह यहाँ पे कन्वीवियल इस तरह यूज़ करते हैं हम, कन्वीवियल बिजनेस एनवायरनमेंट यानी फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, और एमिलियोरेशन जो कि एक नाउन है, उसका क्या मतलब होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग बेटर। किसी चीज़ को हम पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं एमिलियोरेट करना है। द इंक्रीजिंग malnutrition threatened to weaken our society's foundations and thus needed amelioration। तो क्योंकि जो मेलन्यूट्रिशन था उसकी वजह से हमारी सोसाइटी के लिए एक थ्रेट बन गया था, एक ख़तरा बन गया, और इसीलिए उसकी किस चीज़ की ज़रूरत थी? उसकी एमिलियोरेशन की। एमिलियोरेशन का मतलब है कि उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी उस सिचुएशन को, तो इसीलिए हम यहाँ पे एमिलियोरेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा आंसर था एबिस्मल, लेकिन हमने बाकी वर्ड्स के मीनिंग्स भी एक बार देख लिए। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग
a thing that contributes extra features to something else in such a way as to improve or emphasize its quality. तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम पहले उसको समझने की कोशिश करें जो हमें सेंटेंस गिवन है कि वो क्या कहना चाह रहा है. तो एक ऐसी कंडीशन जो एक्स्ट्रा फीचर्स देती है किसी चीज़ को या उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करती है. तो हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जो बता रहा है कि किसी चीज़ की अगर हम क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें तो वो वर्ड उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए. तो एक है कॉम्प्लीमेंट, कॉन्ड्यूसिव, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉनोटेशन. अब पहले बाकी वर्ड्स देख लेते हैं. कॉन्ड्यूसिव जो है, कॉन्ड्यूसिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में, तो कंड्यूसिव हम कह सकते हैं. वहाँ यूज़ होता है कंड्यूसिव. तो कंड्यूसिव कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड नहीं करता. जो कॉनोटेशन है, कॉनोटेशन का मतलब होता है एक डिफरेंट मीनिंग. जैसे अगर कोई वर्ड है उसके डिफरेंट कॉनोटेशंस हो सकते हैं, एक वर्ड के अलग अलग तरह से उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है. तो वो भी एक कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड करने से रिलेटेड नहीं है वर्ड कॉनोटेशन. अब कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट बचते हैं. तो दोनों जो हैं वो होमोनिम्स हैं. तो दोनों बोलने में साउंड बिल्कुल सिमिलर सेम करते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं. अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ई एंड कॉम्प्लीमेंट आई. अब कौन सा दोनों, इसलिए हमें इनके दोनों के मीनिंग्स क्लियरली पता होने चाहिए. कॉम्प्लीमेंट जो, अब कॉम्प्लीमेंट ज़्यादातर हम जनरली सुनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द टीचर कॉम्प्लीमेंटेड द स्टूडेंट. तो वहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट यूज़ होता है वो कौन सा वाला कॉम्प्लीमेंट है, वो ये वाला कॉम्प्लीमेंट है. किसी की तारीफ़ करना, प्रेज़ करना, वो होता है COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट. लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट विद एन ई, तो उस कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग होता है? उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है किसी चीज़ को कंप्लीट करना, किसी चीज़ में कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना. ओके, तो यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लीमेंट यानी ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा और ये सी नहीं होगा. ठीक है, तो हमें इसका ध्यान रखना है दोनों कॉम्प्लीमेंट के क्या मीनिंग होता है, दोनों डिफरेंटली यूज़ होते हैं. सो नेक्स्ट हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस. सो जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट विद एन ई, जो कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब, दोनों तरह यूज़ हो सकता है. यहाँ पे हमने कैसे यूज़ किया है, द स्कार्फ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्स हर ड्रेस. अब कॉम्प्लीमेंट्स हर ड्रेस, उसकी जो ड्रेस है उसके साथ स्कार्फ जो है वो उसको एक तरह से ऐड ऑन कर रहा है उसकी ड्रेस की ब्यूटी या उसकी ड्रेस के अपीयरेंस को ऐड ऑन कर रहा है. तो वहाँ पे इसलिए हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट विद एन ई यूज़ हो रहा है. ओके, और द स्कार्फ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्स हर ड्रेस, यहाँ पे ये कैसे यूज़ हो रहा है, एज अ नाउन और एज अ वर्ब. परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्स हर ड्रेस, तो यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है एज अ वर्ब. ओके, कॉन्ड्यूसिव इज एन एडजेक्टिव. कॉन्ड्यूसिव का मतलब है प्रोवाइडिंग द राइट कंडीशंस फॉर समथिंग टू हैपन. तो द पीसफुल एनवायरनमेंट वॉज कंड्यूसिव टू लर्निंग. जो शांति थी, जहाँ जो पीसफुल था एनवायरनमेंट, वो लर्निंग में हेल्प कर रहा था, लर्निंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में मदद कर रहा था. तो यहाँ पे कॉन्ड्यूसिव इस तरह हमने यूज़ किया है. ठीक है, तो इसका ये कुछ ऐड ऑन नहीं करता, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं था. कॉम्प्लीमेंट इज़ टू प्रेज, किसी को प्रेज करना, तारीफ़ करना. तो द गेस्ट कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज अचीवमेंट. तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज़ होगा, वो वाला कॉम्प्लीमेंट यूज़ नहीं होगा. तो द गेस्ट कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज अचीवमेंट, यानी जो गेस्ट है उसने उसकी तारीफ़ की, उसे प्रेज़ किया. कॉनोटेशन इज़ अ समथिंग सजेस्टेड बाय अ वर्ड और थिंग. तो एक स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग होता है, तो हम कहते हैं उसकी कॉनोटेशन है. ऑनर हैज़ डिफरेंट कॉनोटेशंस फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़. ऑनर क्या होता है, सम्मान. ऑनर हैज़ डिफरेंट कॉनोटेशंस. तो ऑनर के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए. तो ये सेंटेंस ये कह रहा है. तो कॉनोटेशन यहाँ डिफरेंट मीनिंग्स के लिए यूज़ हुआ है, नॉट फॉर समथिंग विच एड्स ऑन टू समथिंग. ओके, सो नेक्स्ट इज रिलेटिंग टू द लॉजिकल डिस्कशन ऑफ आइडियाज़ एंड ओपिनियंस. कोई ऐसी चीज़ जो किससे रिलेटेड हो, कि एक लॉजिकली डिस्कस कर रहे हैं हम कोई चीज़, कोई लॉजिकली एंड ऑफ आइडियाज़ एंड ओपिनियंस.
तो यहाँ पे हमें 4 वर्ड्स गिवन है, डायबॉलिकल, प्रोजेक, डायलेक्टिकल एंड फेस्टर। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है पर देखते हैं। तो डायबॉलिकल क्या होता है? डायबॉलिकल होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा ख़राब या बहुत ज़्यादा शॉकिंग होती है, तो हम कहते हैं वो डायबॉलिकल है। तो वो लॉजिकल डिस्कशन और आइडियाज़ से फिट नहीं होता। प्रोजेक, प्रोजेक जो है वो रिलेटेड होता है प्रोज, सिमिलर प्रोज से बना है प्रोजेक। तो यहाँ प्रोजेक का मीनिंग है, प्रोजेक कहाँ यूज़ करते हैं हम? प्रोजेक मीन्स अगर जैसे प्रोजेक हम यूज़ करते हैं, प्रोजेक मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट ओरिजिनल। कोई चीज़ अगर ओरिजिनल नहीं है तो उसको हम कहते हैं कि वो प्रोजेक है, बहुत बिल्कुल ओरिजिनल नहीं होती। तो वो लॉजिकल डिस्कशन के साथ फिट नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज़ डायलेक्टिकल। डायलेक्टिकल जो है वो इसको ठीक से एक्सप्लेन कर रहा है, लॉजिकल डिस्कशन ऑफ आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। तो डायलेक्टिकल हमारा आंसर होगा। फेस्टर का मतलब क्या होता है कि कोई अगर जैसे चोट लग जाती है, घाव हो जाता है और फिर वो टाइम के साथ और ज़्यादा ख़राब होता जाता है और ज़्यादा सीरियस होता जाता है, तो हम कहते हैं वो फेस्टर हो गया। तो वो भी यहाँ पर फिट नहीं होगा। ओके, तो लेट्स सी हमारे इन वर्ड्स के और क्या क्या कैसे हम उन्हें सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सो डायलेक्टिकल जैसे हमने देखा था उसमें है कोपरनिकस वाज फोर्स्ड टू यूज़ डायलेक्टिकल आर्ग्यूमेंट्स टू मेक हिज केस। इसका मतलब क्या है? कोपरनिकस एक पर्सन का नाम है, तो उसे क्या करना पड़ा? उसे डायलेक्टिकल आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करने पड़े। डायलेक्टिकल आर्ग्यूमेंट्स हमने देखा था, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करने पड़े। किस लिए? टू मेक हिज केस। मेक हिज केस मतलब टू अपना पॉइंट आगे रखने के लिए उसे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करने पड़े। तो यहाँ पे डायलेक्टिकल उस मीनिंग को कन्वे कर रहा है। नेक्स्ट इज डायबॉलिकल। डायबॉलिकल इज एक्सट्रीमली बैड। कोई चीज़ सिचुएशन बहुत ख़राब होती है, बहुत शॉकिंग होती है, उसे हम कहते हैं कि वो डायबॉलिकल है। द कंडीशन ऑफ कैप्चर्ड एनिमी ट्रूप्स वॉज डायबॉलिकल। जो दुश्मन के सैनिकों को जो कैप्चर कर लिया गया था, तो उन सैनिकों की जो कंडीशन थी, उनकी हालत थी, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो यहाँ पे हम डायबॉलिकल इस तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक। प्रोजेक मतलब ऑर्डिनरी, अनइमेजिनेटिव, जो बहुत कॉमन है, जिसमें कुछ नया नहीं किया किसी ने, तो उसे हम कहेंगे प्रोजेक। तो ही हैज़ अ प्रोजेक राइटिंग स्टाइल। प्रोजेक राइटिंग स्टाइल का मतलब क्या हुआ? जो वो लिखता है वो कुछ नया नहीं लिखता, बिल्कुल कॉमन, जो जैसे बाकी लोग लिखते हैं वैसे ही वो पर्सन लिखता है, कुछ भी उसमें ओरिजिनल नहीं है। सो प्रोजेक यहाँ पे ये कन्वे कर रहा है। नेक्स्ट इज फेस्टर। फेस्टर जैसे हमने देखा था अभी कि अगर कोई वूंड है, घाव है, और वो इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें ख़राब हो जाता है और ज़्यादा, तो उसे हम कहते हैं फेस्टर होना। The wound had festered to the point that his leg had to be amputated. जो wound था, जो घाव था, वो it had festered, वो इतना ज़्यादा fester हो गया, यानी infected हो गया, to the point that his leg had to be amputated, कि उसके जो leg है वो amputate करनी पड़े। amputate means to किसी बॉडी पार्ट को अगर कट करके रिमूव करना हो तो उसे हम amputate करना कहते हैं। सो वो ये हमारा फोर्थ वर्ड है। Next question. The next one is showing a casual and cheerful indifference considered to be improper. अब कोई indifference क्या होता है? indifference होता है जैसे कोई पर्सन अगर कुछ किसी को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, हम कहेंगे वो है indifferent. So cheerful indifference, वो happily indifferent है, ठीक है, और इस बिहेवियर को ख़राब भी कंसिडर किया जाता है, इम्प्रॉपर कंसिडर करते हैं, तो वो क्या होगा? ब्लाइट, ब्लाइद, प्लाइट, कॉन्फाइड, ये बहुत सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, तो वन बाय वन देख लेते हैं। ब्लाइट, ब्लाइट क्या होता है? ब्लाइट एक प्लांट डिजीज़ होती है जो बहुत बड़े लेवल पे क्रॉप्स को या फॉरेस्ट को डैमेज कर देती है, तो वहाँ से ब्लाइट वर्ड हम यूज़ करते हैं किसी भी डैमेजिंग चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ब्लाइट जो यहाँ पर है वो एक चीयरफुल इंडिफरेंस को, किसी पर्सन के चीयरफुल इंडिफरेंट बिहेवियर को नहीं शो कर रहा। ब्लाइथ जो है उसे ब्लाइथ होता है कि कोई पर्सन है वो अथॉरिटी को या किसी रूल्स को हैप्पीली वो मानने से मना कर दे, इनडिफरेंट, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो दैट इज़ ब्लाइथ।
प्लाइट मीन्स प्लाइट काफ़ी लोग जानते होंगे। प्लाइट का मतलब होता है कि कोई बहुत ख़राब सिचुएशन है किसी की, तो हम कहते हैं प्लाइट, द प्लाइट ऑफ द कंपनी विच वॉज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल स्ट्रेस और फाइनेंशियल क्राइसिस, या द प्लाइट ऑफ द कम्युनिटी, ऑफ द रूरल कम्युनिटी विच वॉज विटनेसिंग अ ड्राउट, अ सिवियर ड्राउट। तो वो प्लाइट यहाँ पे चेयरफुल इंडिफरेंस को नहीं शो करता। और कॉन्फाइड का मतलब क्या होता है? कॉन्फाइड मीन्स अगर आप किसी पर्सन को ट्रस्ट करते हो और उसके पास जाके अपने इमोशंस या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, तो हम उसे कहते हैं कि वो कॉन्फाइड करना कहते हैं उसे। तो कॉन्फाइड करना यहाँ भी फिट नहीं होता। तो हमारा आंसर होगा बी, ब्लाइथ। जो एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं वो देख लेते हैं। ब्लाइथ को हम कैसे यूज़ करेंगे एक सेंटेंस में? सो अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल शो अ ब्लाइथ डिसरिगार्ड फॉर द राइट्स ऑफ अदर्स। इसका क्या मतलब है? बहुत ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा से और ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं? दे शो अ ब्लाइथ डिसरिगार्ड फॉर द राइट्स ऑफ अदर्स। डिसरिगार्ड मतलब डिसरिस्पेक्ट। तो क्या कर रहे हैं? जो और बहुत ज़्यादा लोग दूसरों के राइट्स को, दूसरों के अधिकारों को की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और वो जो डिसरिगार्ड है, वो जो डिसरिस्पेक्ट है, वो कैसी है? ब्लाइथ। ब्लाइथ मतलब कि वो हैप्पीली इनडिफरेंट है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ब्लाइट का मतलब क्या होता है? ब्लाइट इज़ अ थिंग दैट स्पॉइल्स और डैमेजेस समथिंग। तो ब्लाइट का मतलब यहाँ जैसे हमने देखा था कि एक प्लांट डिजीज़ है जिसे ब्लाइट कहते हैं, वहाँ से आया कि कोई डैमेजिंग चीज़ हो तो उसे हम ब्लाइट की तरह यूज़ करते हैं। द पॉल्यूटिंग पावर प्लांट इज़ अ ब्लाइट इन दिस सिटी, ब्लाइट ऑन दिस सिटी। सो यहाँ पे ब्लाइट क्या शो कर रहा है कि जो पॉल्यूटिंग पावर प्लांट था वो एक सिटी के लिए बहुत डैमेजिंग था। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो एक पॉल्यूशन है, या सिमिलरली हम कह सकते हैं कि अगर कोई जो गंदगी है, फॉर एग्जांपल द अनसैनिटरी कंडीशंस वर अ ब्लाइट ऑन दिस सिटी, तो वो भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज़ प्लाइट। प्लाइट होती है किसी की बहुत ज़्यादा सीरियस या ख़राब सिचुएशन होती है। तो प्लाइट का मीनिंग इस सेंटेंस से हम समझने की कोशिश करते हैं। द फार्मर डिस्क्राइब द प्लाइट्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द रीजन। तो एक फार्मर था, उसने अपने जिस एरिया में वो रहता था, जिस रीजन में, उसने अपने रीजन में रहने वाले लोगों की ख़राब कंडीशंस को बताया। तो उन ख़राब कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक जो नाउन यूज़ करते हुए हैं प्लाइट। और कॉन्फाइड जैसे हमने देखा था, किसी को अपने सीक्रेट्स शेयर करना किसी पर्सन को। तो ही कन्फाइडेड हिज फियर्स टू हिज टीचर। उस पर्सन ने अपने जो फियर्स थे, जिन चीज़ों से उस पर्सन को डर लगता था, वो जाके उसने अपने टीचर के साथ शेयर किए। सो ये था कन्फाइड का मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनविलिंग टू एक्सेप्ट डिफीट और स्टॉप डूइंग समथिंग। कोई पर्सन अगर किसी चीज़ को कोई कुछ ट्राई कर रहा है और वो रुकना नहीं चाहता, वो अपनी डिफीट नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? इंसीडियस, प्रिकेरियस, टेनेशियस, पेरिलस। क्या वो पर्सन इंसीडियस है? इंसीडियस होता है कोई चीज़ जो बहुत लंबे टाइम तक डैमेजिंग होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो जैसे अगर सडन एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डैमेजिंग नहीं, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्लोली अगर वो धीरे धीरे करके किसी चीज़ को डैमेज करती है, तो वो यहाँ फिट नहीं होता। अनविलिंग टू एक्सेप्ट डिफीट। प्रिकेरियस इज़ कोई चीज़ अगर सिक्योर नहीं है। फॉर एग्जांपल द कंपनीज प्रॉफिट वाज प्रिकेरियस। जो प्रिकेरियस है वो अनसर्टेन था, कुछ श्योर नहीं था कि वो प्रॉफिट कितना होगा, कैसा होगा, तो वह इस तरह हम यूज़ करते हैं। टेनेशियस जो होता है वो होता है कोई बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है और वो अपने एफर्ट्स कंटिन्यू करना चाहता है, वो अपनी डिफीट एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो टेनेशियस इज आवर आंसर, प्रिकेरियस भी नहीं था। पेरिलस हम कहते हैं अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के लिए एक डेंजर खतरा प्रेजेंट करती है, या डेंजरस है, जनरली डेंजरस चीज़ डेंजरस है कुछ, तो हम उसे वी से कि दैट इट इज़ पेरिलस। तो एक्सेप्टिंग डिफीट एंड शोइंग एंड डेंजरस जो है वो सिमिलर नहीं है।
तो हमारा जो आंसर है वो है सी, टेनेशियस। इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। सो टेनेशियस इज, शी हैड ऑलवेज बीन सो टेनेशियस नो मैटर व्हाट लाइफ थ्रू एट हर। वो इतने ज़्यादा टेनेशियस थी, वो चाहे कुछ भी आया लाइफ में, वो उसने हार नहीं मानी। सो ये इस तरह हम टेनेशियस यूज़ करते हैं। इंसीडियस इज हार्मफुल इन अ ग्रेजुअल सटल मैनर। सटल मतलब थोड़ा सा, और ग्रेजुअल धीरे धीरे। तो कैंसर इज एन इंसीडियस डिजीज। इंसीडियस मीन्स हार्मफुल इन अ लॉन्ग टर्म। प्रिकेरियस इज इनसिक्योर और अनसर्टेन। तो जैसे द ग्लोबल आउटलुक रिमेन्स प्रिकेरियस with नहीं looks remains precarious due to raging inflation। तो जो ग्लोबल आउटलुक है, जनरली हम ये सेंटेंस इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म्स में हम कहते हैं। तो जो ग्लोबल आउटलुक है, ओवरऑल जो वर्ल्ड की ग्रोथ है, इट रिमेन्स प्रिकेरियस, वो अनसर्टेन है, श्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। रेजिंग इन्फ्लेशन मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो यहाँ पे प्रिकेरियस यूज़ हुआ है ये बताने के लिए कि जो ग्रोथ है वो श्योर नहीं है, पक्का नहीं है कि ग्रोथ कितनी होगी। पेरिलस इज़ फुल ऑफ डेंजर, तो जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो। ही हैज़ सेट आउट ऑन अ पेरिलस जर्नी टू क्रॉस द माउंटेन्स ऑन फुट। तो वो पर्सन एक पेरिलस जर्नी, एक ऐसी जर्नी पे गया जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा था, और वो जर्नी क्या थी? टू क्रॉस द माउंटेन्स ऑन फुट। वो पैदल उन जर्नी को, वो माउंटेन्स को क्रॉस करने के लिए गया। नेक्स्ट है अ सिंपल स्टोरी यूज टू इलस्ट्रेट अ मॉरल और स्पिरिचुअल लेसन। तो कोई एक ऐसी स्टोरी जिससे हमें कोई मॉरल लेसन मिले, कोई एक सिंपल स्टोरी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अब यहाँ मॉरल देख के हमें लगेगा मॉरल होगा, हो सकता है आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि पहले उसका मीनिंग देखना है। एक ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जो हमें मॉरल लेसन दे, ना कि मॉरल। तो मॉरल तो हम सब जानते हैं, एक शिक्षा, एक मॉरल जो हमें मिलता है किसी स्टोरी से, लेकिन उस स्टोरी को हम मॉरल नहीं कहते। म्यूरल एक बहुत बड़ी पेंटिंग हो कहीं, आम तौर पे किसी लार्ज एक बड़ी सी वॉल पे बनाई जाती है, कभी कभी टाइल्स से बनाई जाती है, टाइल्स के पीसेस से को जोड़कर। तो म्यूरल भी करेक्ट नहीं है। पैरेबल करेक्ट है। पैरेबल एक ऐसी स्टोरी होती है जो हमें एक मॉरल या स्पिरिचुअल लेसन देती है। एंड मैक्सिम एक कॉमन स्टेटमेंट होती है, कहावत हम जिसे कहते हैं, जो हमें अच्छे बिहेवियर या अच्छी चीज़ों के बारे में बताती है। तो वो एक स्टोरी नहीं है मैक्सिम, ठीक है। मैक्सिम एक जनरल स्टेटमेंट होती है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। हर लाइफ इज़ अ पैरेबल ऑफ द करप्टिंग इफेक्ट ऑफ ग्रेट वेल्थ। तो उस पर्सन की लाइफ एक पैरेबल, एक ऐसी स्टोरी है, उसकी लाइफ एक स्टोरी की तरह है जिससे हमें मॉरल लेसन मिलता है। क्या मॉरल लेसन मिल रहा है? कि बहुत ज़्यादा वेल्थ के भी नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। म्यूरल जो होती है, मॉरल इज़ राइट और रॉन्ग बिहेवियर, उसके बारे में हमें बताते हैं। तो शी वॉज द ओनली पॉलिटिशियन टू रिजाइन ऑन मॉरल ग्राउंड्स। तो वो इकलौते ऐसी पॉलिटिशियन थी जिसने मॉरल ग्राउंड्स अपने राइट या रॉन्ग के बेसिस पे ही उसने रिज़ाइन कर दिया। म्यूरल इज़ एक बड़ी सी पेंटेड पिक्चर, तो दे पेंटेड अ म्यूरल इन द डिस्ट्रिक्ट पार्क, कहीं भी म्यूरल बना सकते हैं। मैक्सिम इज़, जैसे हमने देखा था अभी, मैक्सिम इज़ अ शॉर्ट स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट अ स्टोरी। तो द मैक्सिम अबाउट नॉट बीइंग एबल टू जज अ बुक बाय इट्स कवर इज़ ट्रू। एक ऐसी मैक्सिम, द मैक्सिम अबाउट नॉट बीइंग एबल टू जज अ बुक बाय इट्स कवर इज़ ट्रू। तो मैक्सिम कौन सी है यहाँ पे? कि एक जज को, एक बुक को उसके कवर से हमें जज नहीं करना चाहिए, ये मैक्सिम है, ये कहावत है, और ये ट्रू है, इट इज़ ट्रू, ठीक है। तो हमने अभी कुछ क्वेश्चंस देखे जो हमें हेल्प करेंगे समझने में कि वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं और उन्हें हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।